to you? Yes, sir, it's visible. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. So this is terminology and symbols. Why can anyone just tell me why this terminology and symbols are needed or required, or why the teacher or coach must know about the terminology and symbols? कोई बता सकता है आप में से कोई भी? अब जस्ट फॉर द पार्टिसिपेशन, हम ये टर्मिनोलॉजी और सिंबल्स जानने की क्या जरूरत है, हम लोग को क्यों आवश्यकता पड़ती है? आप चलिए, तो अब बेसिकली होता क्या है जब हम टर्मिनोलॉजी और सिंबल्स को पढ़ते हैं, तो ये जो हमारा एक क्या काम कर रहा होता है, अगर आप यहाँ देखेंगे इन चीजों में, तो दिस वर्क्स टर्मिनोलॉजी जो यहाँ पर है, ये हमें हेल्प करता है। दिस इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज सो दैट वी कैन अप्लाई एनीवेयर इन द वर्ल्ड। हम लोग अपने वर्ल्ड में यानी कहीं भी होंगे दुनिया में, तो भी हम ये अप्लाई कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज सिंबल्स। अगर आप ये सिंबल्स देखेंगे तो यू कैन असेस, यू कैन जज, आप वहां पर देख सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं, इवैल्यूएशन कर सकते हैं, और उस लैंग्वेज को समझ सकते हैं कि व्हाट द इंटरनेशनल पीपल जस्ट ट्राई टू टीच और व्हाट द इंटरनेशनल कोच आर ट्राइंग टू टीच, और वो अपने प्लेयर्स को क्या बात कर रहे हैं। क्योंकि वी हैविंग ए वेरी लेस टाइम ड्यूरिंग अ मैच चल रहा होता है, मैच चल रहा है, बहुत हाई इंटेंसिटी मैच चल रहा है, तो कोच हैविंग अ वेरी मिनिमम टाइम टू डिलीवर हिज टॉक टू our players और डिलीवर द मैसेज टू द प्लेयर्स। अगर हम देखें को कोच को क्या होता है, बहुत कम टाइम मिलता है अपनी बात बताने के लिए, या तो उसे टाइम आउट मिलता है जिसमें जो प्लेयर्स की जो हार्ट बीट होती है इट्स अबाउट 150 180 अराउंड उनकी वो रहती है सिचुएशन में। तो उस कंडीशन में अगर हम देखते हैं तो हमें क्या काम करता है, तो वी हैविंग अ यूनिवर्सल लैंग्वेज सो दैट ईच एंड एवरीवन कैन अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज। तो हमें अब धीरे धीरे हमारा यहाँ से क्या हो रहा है, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, अब देखिए हम लोग मूव कर रहे हैं फर्दर, तो हमारा जो कोर्स है ना धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो अब हमारा फोकस किसकी तरफ बढ़ रहा है, ये पहले हमारा ग्रेजुअल फर्स्ट स्टेज था, देन सेकंड स्टेज। अब इसमें टर्मिनोलॉजी में अगर हम देखते तो व्हाट इज अटैक, द टीम एक्टिविटी। द टीम एक्टिविटी बेसिकली begins with gaining the possession of the ball and end with the losing of the possession of the ball। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है। आप मुझे बता सकते हैं कि ये होता क्या है? अगर इसके बारे में मैं थोड़ा सा बस बात करूंगा आप लोगों से, तो आप में से कोई शेयर करेगा कि व्हाट इज अटैक? बड़ा सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बात करेंगे। कल क्या था, हमारे पास टाइम कम था तो मैंने थोड़ा तेज चलाया था सेशन को, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा था, तो मैंने वो 2 टॉपिक हमें कवर करने थे, इसलिए मैं बहुत तेज चल रहा था। अभी आराम से हम लोग नॉर्मल स्पीड में चलेंगे। तो आप मुझे बताइए कि बेसिकली अटैक होता क्या है, व्हाट इज अटैक? इसमें सामने आपके लिखा भी हुआ है, आप उसको पढ़ के भी बोल सकते हैं सर। जब मतलब समझना बहुत पड़ेगा, जरूरी कि व्हाई अटैक इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज अटैक? आप में से कोई भी बोल सकता है। सचिन बोलना चाहेंगे? सचिन सामने दिख रहे हैं क्योंकि हमें इसलिए सचिन दिख गए। हाँ सचिन, अभी आपका कैमरा ऑन था, क्या हुआ? चलिए, अच्छा कोई नहीं, कोई और पार्टिसिपेट करना चाहेगा? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब अटैक होता क्या है? बेसिकली अटैक की बात हम करते हैं व्हेनेवर द टीम गेट द बॉल पोजीशन, वो किसी भी जगह पर मिल जाए उसी समय वो अटैक स्टार्ट हो जाता है। पर बहुत लोगों में एक मिथ है, एक मिसकंसेप्शन है कि जब वी आर गोइंग टू द अपोनेंट कोर्ट देन आफ्टरवर्ड्स we become an attacker or we become an attacking team, not like that। whenever you get the ball, अगर आपने डिफेंस करते वक्त इन ओन कोर्ट, आप 6 मीटर लाइन पे खड़े हैं, इन फ्रंट ऑफ द 6 मीटर लाइन ऑफ ओन कोर्ट, आप अपने ओन कोर्ट पे खड़े हैं, एंड व्हेन एट द सेम टाइम यू इंटरसेप्ट द बॉल, आपने इंटरसेप्ट कर लिया विद द अटैकर, विद द अपोनेंट टीम, whenever you get the ball possession at the same time you become the attacker, that team become attacking।
and the member of the attacking team is called the attacker. तो इस वेरी सिंपल डेफिनेशन क्या होता है अटैकर? जब भी आपको बॉल मिल जाती है आप उसी समय अटैक की पोजीशन में आ जाते हैं, आप अटैकिंग टीम बन जाते हैं। अब डिफेंस क्या होता है? अगर हम देखेंगे यहाँ पर नीचे हम जाएंगे तो आपको डिफेंस के बारे में भी मिलेगा कि डिफेंस क्या है। तो डिफेंस बेसिकली वही होता है whenever you lose the ball, whenever you lose the ball, at the same time you become a defensive team and defensive player. The member of the defensive team is called a defensive player. अब यहाँ पर ये सिचुएशन ये देखिए ये बनती है कि जिस समय आपकी बॉल पोजीशन छूटती है, whenever you lose the ball possession, अब पर बहुत सारे मिसकंसेप्शन ये रहते हैं कि लोग सोचते हैं कि हम अपने हाफ में जाके ही डिफेंस करते हैं। नॉट लाइक दैट। whenever you lose the ball at the same time your defense is start, यहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो हम जब नेक्स्ट जो टॉपिक है जो इससे रिलेट करेगा, द सेकंड टॉपिक इज वेरी मच रिलेटेड टू दिस पार्ट कि हाउ द ट्रांजिशन ऑफ अटैक एंड डिफेंस टेक्स प्लेस। कैसे ट्रांजिशन होता है? ट्रांजिशन कैसे होता है, यानी मूवमेंट हम एक अटैक से डिफेंस में कब आते हैं, डिफेंस से अटैक में कब बनते हैं। हम सडनली तो वी आर नॉट बिकमिंग अटैकर एंड द डिफेंसिव, हम सडनली तो अटैकर से डिफेंसिव प्लेयर नहीं बन जाते ना। ऐसा तो नहीं कि अभी हम अपोनेंट की टीम पर अटैक करें तो सडनली हम 6 मीटर पे आ जाएंगे, नहीं। देयर इज अ टाइम, दैट टाइम इज कॉल्ड अ ट्रांजिशन। जब ट्रांजिशन बिटवीन अटैक एंड डिफेंस इज कॉल्ड अ ट्रांजिशन फेज। तो वो भी अभी बात करेंगे जब हमारा नेक्स्ट फेज आएगा, तो अभी आपको उससे क्लियर हो जाएगा। तो मेरा यही था इसको लेके। फिर द ब्रेक थ्रू क्या होता है? व्हेन द अटैकर पेनिट्रेट्स द डिफेंस एंड क्रिएट्स अ क्लोज रेंज शूटिंग अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पर पेनिट्रेट्स क्या करता है? व्हेन how the penetration takes place? By going directly whenever the player attacker gets the open chance, by creating by his or her teammate, at the same time he or she just utilize that particular space in the particular mean of time, that is we call spatial। जो हमारा एक लिमिटेड टाइम होता है वो आपके लिए वो स्पेस हमेशा नहीं खुला रहेगा। you have the space is for a limited period of time, that space have to utilize or penetrate by using a left right feint। आप अगर different feint use करते हैं, whenever you use a feint, so these are called breakthrough। तो अभी क्या होता है कि players just try to break through। ultimately what is the aim of the breakthrough? क्यों player करता है? to score the goal। so this is we call a breakthrough। then okay, then this is a defender that I already told you, member of the defending team, and dribbling and bouncing, continuous dribble the ball on the floor, repeatedly hit the ball on the floor is called dribbling or bouncing। faking or feinting, so there are two terms we are using in India, we are using feinting, and some of the part of the world if they are using a faking also। so basically faking and feinting is basically what is the mean of feinting? to deceive the opponent by using a different type of movement। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में आपको ये बता रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा आप ऐसा कुछ काम करते हैं जो उसे डिसीव करते हैं। डिसीव मतलब क्या होता है इन हिंदी अगर हम बात करेंगे तो धोखा देना, मतलब धोखा देते हैं आप एक तरह से। इन फेंट यू आर showing that you are going to the left side but you suddenly move towards the right side। in the feint there is a different story again, there are two phases in the feints are also there। उसमें feint में भी दो फेज होते हैं जो यूज किए जाते हैं। तो फर्स्ट फेज इज लाइक अगर हम उसको करते हैं प्रिपरेटरी फेज में तो द मूवमेंट फर्स्ट फेज इज वेरी स्लो, वी आर जस्ट ट्राइंग टू डिसीव द अपोनेंट। हम उस समय उस कंडीशन में क्या कर रहे होते हैं? वी आर जस्ट ट्राइंग टू यूज दैट डिसीव द अपोनेंट। अब हमारा उसमें एम क्या होता है? फेंट देने का अगर हम एम कर रहे हैं तो हमारा उसमें एम क्या है? व्हाट इज द एम ऑफ आवर फेंट? तो उसमें होता क्या है? वी आर जस्ट गेटिंग अ एडवांटेजियस पोजीशन ओवर द अपोनेंट। हमारे जो अपोनेंट है उसमें हम एक गेन चाहते हैं, एडवांटेज लेना चाहते हैं, और उससे होता क्या है? दिस क्रिएट्स अ प्रेशर ऑन द होल टीम एज वेल एज टू द गोलकीपर ऑल्सो।
तो गोलकीपर भी प्रेशर में आता है, टीममेट्स भी आते हैं, एंड देन आफ्टरवर्ड अब उसमें होता है जैसे ही हम उसमें अल्टीमेटली एम होता है टू स्कोर द गोल, गोल को स्कोर करने की कोशिश की जाती है बाय यूजिंग दिस टेक्निक। तो हमने इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। बेसिकली अगर इसमें होता क्या है, ये जो फेक्स हैव टू प्राइमरी फेज। द फर्स्ट वन इज द प्रॉम्प्ट विच सजेस्टिव मूवमेंट और टेक्निक, मैंने बोला ये हमेशा स्लो होता है, और सेकंड इज एस्केप व्हिच फॉलोज इमीडिएटली आफ्टर द डिफेंडर्स मूवमेंट, दिस विल बी मच फास्टर देन द फर्स्ट वन। So if we just talk about the technical aspect of the faking or feinting technique, that is we call, there's a two phases. First phase is slow to deceive the opponent, second phase is faster as compared to the first one. So now we move towards the fast break. Here the fast break is basically is the period immediately after the defense regains the possession of the ball. So again I'm just talking about the transition. Whenever the attacking team gains the ball possession, when the defensive team gains the ball possession, at the same time that team become an attacking team. And what happened at that time, the defensive team is not able to gain his original position. So what happened, here there is some time, there's a time gap between this. So during this, opponent just try to utilize this thing, and that is why that is called a fast break. So fast break is basically extended immediately after a defense regains the possession of the ball. तो fast break क्या होता है कि जिस समय अटैकिंग टीम बन जाती है, बॉल डिफेंस जो करती है वो उसको बॉल मिलता है, और वो जैसी बॉल लेके अटैक करना स्टार्ट करते हैं, वो यूटिलाइज करना चाहते हैं, डिफेंसिव टीम ये यूटिलाइज करना चाहती है, वो वहां पोजीशन नहीं पहुंच पाती, और अटैकिंग टीम ये सोचती है कि अभी डिफेंस वहां पर मौजूद नहीं है ओरिजिनल पोजीशन में, उस समय हम जाके उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। तो दैट इज वी कॉल अ फास्ट ब्रेक। क्विक, अगर आपका नाम देखेंगे फास्ट ब्रेक, तो हियर थ्री फेजेस आर देयर, सिंपल फास्ट ब्रेक, एक्सटेंडेड फास्ट ब्रेक एंड कंप्लीट फास्ट ब्रेक। यानी द सिंपल फास्ट ब्रेक by using one pass or two pass maximum, extended fast break 2 to 3, and complete fast break maybe 3-4 passes. So before organized defense is take their position, अगर डिफेंस वहां पर ऑर्गेनाइज होता है, बिफोर दैट यू आर एबल टू स्कोर द गोल। So next is the marking. Then we are just talking about the marking, and the most basic form of defense in handball is marking, is a man to man defense. अगर आप देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो बात हम लोग करते हैं वो मैन टू मैन डिफेंस होता है। ये हम डिफरेंट पोजीशन में करते हैं, तो वी आर यूजिंग दिस वर्ड मार्किंग, throwing the ball to teammates. So this is one of the wonderful techniques. Passing, if we want to increase the pace of the game, then again we are using the passing. Penetration, we already discussed about this. अगर हम किसी जो डिफेंसिव वॉल है उसमें पेनिट्रेट करना चाहते हैं, उसको ब्रेक करने चाहते हैं, तो दैट इज वी कॉल अ पेनिट्रेशन। तो उसमें क्या होता है, जो दो डिफेंडर्स हैं, जो वॉल उन्होंने क्रिएट की हुई है, उसको हम लोग ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, देन वी कॉल दिस टर्म पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन basically usually do to score the goal. Then piston movement. Piston movement, again this is a pressure technique used by the pressure tactics used by the attacking team to take the advantage to the defensive team. अब डिफेंसिव टीम में होता क्या है कि दे आर क्रिएटिंग अ वॉल। अब डिफेंसिव टीम एक वॉल क्रिएट कर लेती है, तो हियर द टीम्स स्टार्ट, द अटैकिंग टीम starts the wave movement, and then we call a piston movement. They create a wave like situation, जैसे एक लहर उठती है, अगर आप देखेंगे या अपनी गाड़ी में आपने देखा होगा, तो एक गाड़ी में हमारे पिस्टन होता है, तो वो अगेन पिस्टन के जैसे मूवमेंट होता है। तो डिफेंस के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है, एंड समवेयर द डिफेंस ब्रेक्स एंड दे एंड समवेयर द ओपन स्पेस क्रिएट्स, एंड अटैकिंग टीम जस्ट ट्राई टू penetrate inside and utilize that particular space. So that is we call piston movement by using the waves. So pressure play, again it is wonderful tactical element where a small group of attacking players work together using an array of tactical elements to create a high percentage of scoring. So pressure play basically whenever it starts with the individual tactics
and the group tactics, and then it converts to the team tactics. So basically there is a three types of tactics, and in the pressure play, what happened, start with the individual pressure playing, individual tactics if player is applying, then move towards the group play, that is we call a group team tactics, then they move towards the team tactics and try to score the goal. Wherever not only scoring the goal, sometimes it's also basically utilized in the defense part also. In defense also the same thing is applied. First of all, defensive players start with the individual tactics, then they move towards the group tactics, and then they move towards the overall the team tactics. So like that, this thing will happen, and this is we call a pressure play. Pressure plays only happen when the individual player starts the playing his or her game. Then we move towards the group, and then we move towards the team part. Then next is side stepping, the basic movement of the attacking player, side stepping, a lateral technical footwork. So it's very easy to understand. Whenever just players just try to take a left side or moving towards the right side, lateral means side to side, just trying to cover the side to side. Usually it's done in the attack also, in the defense also. Individual defensive players are usually use this to just try to stop the attacker. Then the shooting is basically very important, and everything is dependent upon the shooting. So shooting has a range of movement and arm position that are very situation, and whether the attacker is attempting lower percentage through shot or a higher percentage of breakthrough. तो अब इसमें क्या होता है कि आपने you are using a throw shot. अब through shot क्या होती है, बेसिकली जो throw shot होती है वो जो हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस शूटिंग करते हैं विदाउट पेनिट्रेटिंग द डिफेंस, जैसे लॉन्ग शूटिंग रेंज शूट हम लोग अपने अगर बात करते हैं, ज्यादातर आप लोगों ने सुना होगा लॉन्ग शूटिंग, जैसे जंप शूट हाई, इसके कुछ अलग अलग वेरिएशंस हैं. देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स ऑफ शूटिंग. लाइक अगर हम थ्रू शॉट्स की बात करते हैं तो जंप शूट हाई, हिप थ्रो, साइड थ्रो, these are some throwing techniques that utilize in a through shot. अब ब्रेक थ्रू शॉट में अगर हम ज्यादातर एग्जांपल देखते हैं तो दैट इज एग्जांपल ऑफ द जंप लॉन्ग शॉट. जंप लॉन्ग शॉट को ज्यादातर यूज किया जाता है आफ्टर गिविंग द फेंट. जब फेंट हम अप्लाई कर देते हैं और फिर उसके बाद हम यानी पेनिट्रेट करते हैं. तो अगर ब्रॉडर सेंस में देखें, देखिए ये शूटिंग के वेरिएशन बहुत सारे हम लोग कवर करेंगे इसमें जब वेरिएशन स्टार्ट होंगे शूटिंग टेक्निक्स के. तो अगर ब्रॉडर सेंस में आप इसको ये समझिए हमेशा, देयर आर टू टाइप ऑफ शूटिंग इन ब्रॉडर सेंस, थ्रू शॉट्स और ब्रेक थ्रू शॉट. सिंपल, आप बस इस पे फोकस कीजिए, थ्रू शॉट्स पर और ब्रेक थ्रू शॉट्स पर. थ्रू शॉट्स होते हैं जिसमें हम पेनिट्रेट नहीं करते हैं, बाहर से स्कोर करने की कोशिश करते हैं. जैसे अगर समटाइम्स वी आर आल्सो यूजिंग एसएसबी, एसएसडब्ल्यूबी. मैं आप लोगों को अगर आप लोग जानते होंगे व्हाट इज एसएसबी और एसएसडब्ल्यूबी, नहीं तो जिसे हम लोग बोलते हैं रनिंग शॉट अगर लेमन लैंग्वेज में, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट शॉट विद ब्लॉकिंग स्टेप एंड स्ट्रेट शॉट विदाउट ब्लॉकिंग स्टेप. तो ये जो सारे शॉट्स यूज करते हैं और जंप शूट हाई करते हैं जिसमें हम पेनिट्रेशन नहीं करते, उस कंडीशन में थ्रू शॉट्स बोला जाता है. एंड ब्रेक थ्रू शॉट्स व्हेन वी आर जस्ट पेनिट्रेट इनसाइड द डिफेंस. एंड लाइक इसमें अगर सबसे ज्यादा जो मेजर हम लोग सारे शूटिंग टेक्निक अप्लाई करते हैं, पर जंप शूट हाई इज द मेजर टेक्निक. इसमें फिर शॉट फॉल शॉट आ जाता है, जंप फॉल शॉट आ जाता है. तो ये सारे तो ब्रॉडर सेंस की ये शूटिंग टेक्निक्स हैं. पर अगर हम मोटा देखें, इन द ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखें तो देयर इज थ्रू शॉट एंड द ब्रेक थ्रू शॉट. इसके अलावा कोई भी शॉट्स नहीं है. बाकी सारे शॉट्स, बाकी सारे टेक्निक जो भी है शूटिंग टेक्निक, दे कम्स अंडर दिस ओनली. The stepping out, the basic movement of the defender when applying pressure to the attacker with or without the ball in order to prevent goal shooting to disrupt continuity of the attack and intercept the passing. अब stepping out क्या होता है? To just create the pressure on the attacker. आपने मैक्सिमम लोगों ने सबने ये किया है. इसलिए इसमें होता क्या है कि आप सडनली अगर स्टेप करते हैं तो व्हाट हैपन, एक प्रेशर क्रिएट होता है कि अटैकर की तरफ से कि अरे ये मेरी तरफ आ रहा है. वो या तो कुछ पास करेगा, पासिंग करेगा, और ही मे गिव अ रॉन्ग पास, और ही डायरेक्टली गो फॉर द शूटिंग, और ही कमिट सम एरर आल्सो. वो एरर भी करता है, या तो पासिंग एरर होगा या
मे बी शूटिंग एरर होगा या एक गलत डिसीजन ले लेता है ड्यू टू द स्टेपिंग आउट। तो दिस इज बेसिकली अ टैक्टिकल मूव डन बाय द इंडिविजुअल डिफेंसिव प्लेयर। डिफेंडर बहुत यूज करते हैं ये थोड़ा प्रेशर क्रिएट करने के लिए, कि जिससे कि वो इजीली पास या अपना वो जो टैक्टिकल मूव है उसको क्रिएट ना कर सके। देन द व्हाट इज स्ट्रेटेजी। अगर हम स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, द ओवरऑल प्लान टू अचीव अ गोल। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ओवरऑल प्लान क्या होता है? स्ट्रेटेजी बेसिकली दिस वर्ड इज केम फ्रॉम द वॉर, ये वॉर से आया। ये जो फर्स्ट टाइम अगर इंट्रोड्यूस हुआ स्पोर्ट्स में, तो इससे पहले ये कहीं ये वर्ड यूज होता था, स्ट्रेटेजी जो टर्म यूज होता था, दैट इज यूज इन द वॉर। अब वहां पर होता क्या है? द ओवरऑल प्लान टू अचीव अ गोल बिफोर स्टार्टिंग द मैच। आपने मैच में शुरू हो रहा है, मैच से पहले आप यू आर स्टार्टिंग दिस, कि आपको आज कैसे खेलना है। यू आर प्लेइंग फास्ट, यू आर प्लेइंग स्लो, यू आर प्लेइंग मिक्स, you are playing with man-to-man defense, you are playing 6-0, you are playing 5-1. These are comes under the all the tactics part. But beforehand you are planning for this. Okay, आज मैं उसको man-to-man पकड़ेंगे उस player को. We are just targeting the particular player. We are targeting that goalkeeper like that only. We are shooting over the corner or lower side of the corner. So this is comes under the strategy part. So strategy is basically designed before starting the match, and this is the overall plan, and this how we execute the match, in which direction we are going. ऐसा नहीं है कि हम लोग बिना स्ट्रेटेजी के बिना प्लान के चले गए और व्हाट हैपन कि सडनली हाफ टाइम से पहले हमारी टीम बर्न आउट हो गई या उस समय एग्जॉस्ट हो गई और दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म और दे आर नॉट एबल टू गिव देयर बेस्ट। क्यों? क्योंकि उनका कोई प्लान नहीं था। आप अगर हमारी यंग साइड की टीम देखेंगे, जहां पर जब विदाउट प्लानिंग कोई टीम जाती है, विदाउट स्ट्रेटेजी यूज करके टीम जाती है, तो उनके संग मैक्सिमम टाइम ये सारी सिचुएशन क्रिएट होती हैं, उस समय ये सारी प्रॉब्लम्स आना चालू होती हैं। तो बेसिकली वी मस्ट डिजाइन स्ट्रेटेजी बिफोर स्टार्टिंग द मैच। देन द टैक्टिक्स, इट इज अगेन बेसिकली अ पर्पसफुल एक्शन done by the group or team to overcome the opponent. आप इसको भी देख सकते हैं, मैंने आपको एक सिंपल वे में भी बताया है कि it is an purposeful and economical action performed by the group or a team to overcome the opponent or the opponent team. तो यहाँ पर opponent team जो है और opponent जो हमारे हैं उनको हमें करना है। तो we are using defensive tactics, we are using attacking tactics. तो अटैकिंग टैक्टिक्स में अगर हम छोटा सा आपको अभी एग्जांपल बता देते हैं कि अगर अटैकिंग टैक्टिक्स में वी आर जैसे फॉर एग्जांपल इन टीम टैक्टिक्स वी आर यूजिंग अ 3-3 अटैकिंग सिस्टम। तो ये एक अटैकिंग सिस्टम है, टीम अटैकिंग सिस्टम। हो सकता है वी आर यूजिंग 2-4, इन डिफेंसिव वी आर यूजिंग 6-0, समटाइम्स वी आर यूजिंग 5-1। तो लाइक दैट दिस इज कॉल्ड अ टैक्टिक्स। इंडिविजुअल टैक्टिक्स आर different, then group tactics are different, and then the team tactics. So there are 3 types of tactics are also there further. So now the what is technique? A movement created with a limitation of the rules. So मैंने कल भी आपसे बात करा था, अगर आप बात करेंगे तो बॉक्सिंग में like punching is allowed. In boxing punching is allowed. Can we use same punching in our handball? हम लोग हैंडबॉल में यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। द आंसर इज नो। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दैट इज नॉट कम्स अंडर द रूल। अगर आपने जैसे ही हल्का सा भी पंच शो भी किया, यू डायरेक्टली गेट द रेड कार्ड। तो देयर आर सर्टेन सेट्स ऑफ मूवमेंट। अब टेक्निक को हम ब्रॉडर सेंस में बताते हैं, इसके थोड़ा सा मैं बाहर आपको लेके जाता हूँ वो टेक्निक होती क्या है। देखिए टेक्निक क्या होती है, एक सेट पैरामीटर पे बनती है। सेट पैरामीटर्स होते हैं, सेट पैरामीटर्स होते हैं, सेट मॉडल होता है और उस मॉडल को कोई अप्लाई करता है। अब क्या होता है, टेक्निक का जो मॉडल बना वो 100% है। किसी ने तो सबसे पहले जंप शूट हाई परफॉर्म किया होगा, somebody पहले कभी वर्ल्ड में किसी ने तो यूज किया होगा जंप शॉट हाई। जब उसने जंप शॉट हाई परफॉर्म किया था तो वहां से वो टेक्निक स्टार्ट हुई, दैट इज वी कॉल्ड अ जंप शूट हाई। अब उसके बाद उसको एट पर सबका जंप शूट हाई एक जैसा नहीं होता। जंप शूट हाई अगर आप देखेंगे, मैं एक टेक्निक के बारे में बता रहा हूँ, इट्स नॉट इक्वल
in it's not equal in each and every person, it's changes. आप देखेंगे यहाँ पर वो धीरे 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 वो चेंज होता है, सबका एक जैसा नहीं होता। आप देखेंगे वो उसका जो मॉडल अगर हम देखेंगे जमशूद हाई का, अगर वो 100% है तो वो उसका 90% हो सकता है, 85% हो सकता है, 70% हो सकता है। उसका अप्रोच रन बहुत अच्छा हो सकता है, फ्लाइट फेज may be good, execution part is not exactly right, and then the follow through may be wrong. So like that we can understand. तो हमारा जो मॉडल है, जो मॉडल होता है बेसिकली जो टेक्निक का, वी आर जस्ट ट्राइंग टू इम्प्रोवाइज दोस टेक्निक। अब पर टेक्निक सबकी अलग अलग हो जाती हैं। अब वो कैसे होती हैं? व्हेन द टेक्निक इज परफॉर्म बाय अदर प्लेयर्स और इंडिविजुअल्स in different manner, then that technique become the style. Jump shoot high अगर मिस्टर ए परफॉर्म करते तो जरूरी नहीं मिस्टर बी का भी जंप शूट हाई सेम होगा, पर मॉडल रिमेन्स द सेम। अब जैसे ही उसका वहां पर चेंज हो जाता है, इसको वी कॉल द मैनर, हाउ द मैनर he or she presenting his or her technique, that is we call the style. And when the movement, the automatization takes place of the movement of that particular technique, then that become a skill. क्या बन जाता है? वो हमारा स्किल बन जाता है, यानी हमारा उस पर कंट्रोल आ जाता है। वी कैन परफॉर्म दिस टेक्निक इन एनी कंडीशन, in the match, in the pressure situation, in any condition. If we are able to perform that technique, the same technique become the skill. How it is possible? When the automatization takes place. अब देखिए, आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं जंप शूट हाई, जब बिगनर स्टार्ट करता है कोई, तो उसका बिल्कुल ग्रेजुअली जाता है, उससे गलतियां होती हैं, पर व्हेन उसका मास्टरी फेज में आ जाता है, लास्ट फेज ऑफ टेक्निक टीचिंग में आ जाता है, तो द सेम टेक्निक बिकम द skill. So how you demonstrate that technique, the presentation of that technique is become style. So further हमने इसमें और जानने की कोशिश करी टेक्निक, स्किल एंड द स्टाइल। तो सबके स्टाइल इज मे बी डिफर, so there is a model of the technique that we just try to adapt that model. तो जरूरी नहीं होता कि वो सारे मॉडल हम लोग एक साथ सब पर अप्लाई कर सकें। देन द थ्रू शॉट, अभी हमने इस पे बात कर रहा था, थ्रू शॉट द लॉन्ग रेंज दैट अटेम्प्ट्स गो थ्रू और ओवर द डिफेंसिव लाइन, यानी हम डिफेंसिव लाइन के ऊपर से जब थ्रो करने की कोशिश करते हैं, देन वी कॉल अ थ्रू शॉट। तो ये हम लोग इस पे बात कर चुके थे। देन वी मूव टूवर्ड्स द सिंबल। अच्छा, अगर कुछ पूछना हो इन बिटवीन, यू कैन आस्क। अगर कोई आपके डाउट आ रहा हो रिलेटेड टू द टॉपिक, यू कैन आस्क। Then we move towards our second topic, that is we called a symbol. This is a universal language. ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है और जो ये पूरे वर्ल्ड वाइड यूज की जाती है, तो आप इसको आराम से समझिए और ये आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसको यूज करना स्टार्ट करेंगे, ये आप जानते हैं कि ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इंडिया में यूज हो रही है। You can, this is a universal language and it is applied everywhere in the world. So how we denote the attacker in handball? By just showing the triangle. ये triangle आप देख रहे हैं, ये अगर जो triangle को आप देखेंगे तो that is we call the attacker. तो इसको हम लोग attacker बोलते हैं। और अगर ये circle आप देखें, ये circle, that is we call the defender. तो अटैकर क्या होता है, डिफेंडर क्या होता है, ये हम लोग जान चुके हैं। और इस तरह का ब्लैक स्पॉट इफ यू आर सीइंग, दिस इज वी कॉल्ड द बॉल। देन द अटैकर विद द बॉल को अगर हमें शो करना है तो हाउ वी शो, लाइक दिस, द ट्राइंगल एंड द बॉल, दिस इज कॉल्ड अटैकर विद बॉल। देन न्यू पोजिशन ऑफ अटैकर और डिफेंडर by showing this dotted or dash line. How we show this dotted or dash line? यानी अगर उसकी पोजीशन अभी यहाँ थी तो मे बी उसने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो ये हम लोग इस तरह से शो करते हैं। और जो गोलकीपर का होता है, गोलकीपर का जो सिंबल यूज किया जाता है, तो बेसिकली गोलकीपर के लिए हम लोग अपने यहाँ पर यूज करते हैं, वी आर यूजिंग हियर इन इंडिया लाइक दिस। तो लाइक दिस वी आर यूजिंग। तो ये
गोलकीपर के लिए हम लोग यूज करते हैं दिस सिग्नल। Okay, just little bit. Okay, now we move towards this the supporter. आप यानी यहाँ पर बात हो रही है टीममेट की। अगर टीममेट क्या कर रहा है, जब टीममेट यूज कर रहे हैं उस कंडीशन में हम लोग ये सपोर्टर एक टीममेट जो रहता है उस समय हम लोग यूज करते हैं। अब अपने हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो वी आर यूजिंग एज अ कोच और टीचर। अगर यहाँ पर देखते हैं तो ये जो टीचर हमारा जो रहते हैं उनके लिए जो हम लोग यहाँ पर सिंबल यूज करते हैं दैट इज वी मेक लाइक दिस। तो यू कैन यूज बोथ बट दिस इज बेटर, ये कंफ्यूजन नहीं होगा। इन इंडिया वी आर यूजिंग दिस टी अंडर द स्क्वायर। तो आप एक स्क्वायर बना के यू कैन मेक योर टी। Then the path of the ball, then the path of the pass we are using. अब अगर आपको बॉल का पाथ दिखाना है, पाथ ऑफ जैसे सपोज फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ ये जो प्लेयर है उसको इस पोजीशन पे आपको जाते हुए दिखाना है तो आप कैसे शो करेंगे, लाइक दिस। अगर आपको बॉल पासिंग दिखाना है, अब ये जो बॉल पासिंग कर रहा है ये सेम प्लेयर यहाँ पर अगर बॉल पासिंग कर रहा है तो आप इस कंडीशन में देख सकते हैं। जस्ट अ मिनट। नाउ यू सी, अगर मुझे इस क्लास को बॉल को पास करना है तो यहाँ पर जो इसके पास बॉल है विद बॉल और ये इसको पास करते हुए दिखाएंगे लाइक दिस। तो ये नाउ मिस्टर ए फॉर एग्जांपल गिविंग द पास टू मिस्टर बी। सो दिस इज द डायरेक्शन, द पाथ ऑफ द पाथ। अटैकर मूविंग विद बॉल। अब अटैकर अगर बॉल मूव कर रहा है तो वो कैसे मूव करते हैं वो हम इस सिचुएशन में दिखाते हैं। 1 2 3 स्टेप। Attacker bouncing or dribbling the ball. अब ये same attacker after receiving the ball, he just moving in this direction like this. तो इसको बताते हैं bouncing. The player is bouncing the ball. The player is dribbling the ball. अब अगर वो जो same player है वो screen use करता है, if the player is using screen, so then we call a defensive blocking or defensive screen. Screen use जब करते हैं या block करते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग ये यूज करते हैं। डिफेंसिव जब हमारा कंडीशन में हम लोग ब्लॉक करते हैं उस कंडीशन में हम लोग ये टी लिटरल टी शो करते हैं। और जब हमें स्क्रीन शो करना होता है, अब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर एक प्लेयर है, ही जस्ट वांट टू क्रिएट अ स्पेस फॉर हिज टीममेट, यहाँ पर वो आके उसके लिए अगर यहाँ से आता है और वो स्क्रीन क्रिएट करता है इन दिस मैनर, तो दैट इज वी कॉल्ड द स्क्रीनिंग। तो ये एक डिफेंसिव ब्लॉकिंग हो गया नंबर 1 इस पर, एंड नंबर 2 इज स्क्रीनिंग। तो स्क्रीनिंग के लिए भी हम लोग ये साइन यूज करते हैं। जब हम लोग ग्राफिक साइंस में आएंगे, अगर हम लोग जब टैक्टिक्स मूव करते हैं, जब टैक्टिक्स क्रिएट करते हैं, व्हेन वी आर क्रिएटिंग अ टैक्टिक, एट दैट टाइम वी आर डूइंग ऑल यूजिंग दिस ग्राफिक साइन। ये हम लोग सारे ग्राफिक साइन उस समय यूज करते हैं। Okay, now the next is graphic sign is the faking of the movement. अगर हम इसमें देखते हैं तो फेकिंग ऑफ द मूवमेंट विदाउट बॉल। तो इस तरह से फेकिंग मूवमेंट विदाउट बॉल जब करते हैं, विदाउट बॉल अगर कोई प्लेयर कर रहा है उस कंडीशन में किया जाता है। फेकिंग मूवमेंट विद बॉल, अगर फेकिंग मूवमेंट विद बॉल कर रहे हैं तब हम लोग इस तरह से यूज करते हैं। और अगर आप देखेंगे जो बेसिकली हम अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे
तो हमारे सामने यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल ये अभी देखिए, ये डिफेंडर है। हम अब फेक विद बॉल अगर कोई प्लेयर परफॉर्म कर रहा है तो उसको कैसे शो किया जाता है? ये एंड देन ये दिस इज एग्जांपल फॉर थ्रू ऑन गोल। तो इस तरीके से ये फेंट एंड थ्रू ऑन गोल जो अभी यहाँ पर आएगा आपको ये देखने को मिल रहा है। तो पाथ ऑफ द शॉट, तो जब भी स्कोर किया जाता है तो वी आर यूजिंग, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज शोइंग लेफ्ट राइट फेंट और फेंटिंग टेक्निक। इट इज मे बी टर्न अराउंड फेंट, टर्न अराउंड फेंट भी हो सकता है। तो ये फेंट करने के बाद द प्लेयर इज थ्रोइंग द बॉल, दैट इज वी कॉल थ्रू ऑन गोल। तो ये इस तरह का ये दो डायरेक्शन होते हैं जो अभी हम दिखा रहे हैं, ये है इसमें और ये है बेसिकली फेकिंग विद द बॉल। तो ये दो इसमें मूवमेंट है जो यूज कर रहे हैं। फिर शॉर्ट फेक है, ये इतना ज्यादा यूटिलाइज नहीं होता ग्राफिक साइंस में, इसकी वैल्यू इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती। बट फॉर द शेक ऑफ द नॉलेज वी मस्ट नो व्हाट इज शॉर्ट फेक। इफ द प्लेयर जस्ट शूटिंग and but he is not throwing the ball, that is we call a short fake, and this is we call a cone। जब कोन होता है, कोन के साथ अगर आपको ट्रेनिंग करते होते हैं तब यू आर शोइंग इन लाइक दिस आल्सो कोन। तो कोन भी शो किया जाता है। तो इसमें एक और मैं आपको बता देता हूँ जो यूज होता है बहुत। जैसे अगर आपको इफ यू आर यूजिंग हर्डल्स, अब अगर आप हर्डल्स यूज कर रहे हैं तब भी आप ये इस तरीके से हर्डल्स का साइन होता है, प्लेयर्स यहाँ से जंप ओवर करके, ये ग्राफिक साइंस में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसके ऊपर से जंप करके दिखाया जाता है। एंड हियर वी कॉल हर्डल, ये हर्डल्स का साइन होता है। और जब प्लेयर यूज कर रहे होते हैं ट्रेनिंग में, तो हमने अटैकर और डिफेंसिव प्लेयर के बारे में आपको बताया, पर जब प्लेयर ट्रेनिंग कर रहे हैं, इफ द प्लेयर डूइंग ट्रेनिंग, तब उसमें हम क्या करते हैं, वी आर शोइंग इन इन्वर्टेड यू, इन्वर्टेड यू ऐसे। ये जो है इसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ द प्लेयर। तो ये लाइन ऑफ द प्लेयर्स है, ये लाइन ऑफ द प्लेयर्स विद बॉल। अगर बॉल नहीं होती तो वी से दिस इज अ विदाउट बॉल प्लेयर स्टैंडिंग इन अ सिंगल लाइन। So this is we call a line of the player when the player is doing a training। जब ट्रेनिंग में करते हैं तब हम उसको इन्वर्टेड यू में शो करते हैं। ओके, आपको कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। आपका कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चन, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। कोई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now we move to our next topic. Yes, sir. That is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this is again breaking down the game, what we call a breaking down the game. So now we are moving towards our second topic of today's session. So we covered most of the things like introduction of the handball. In that we covered the history part and the developmental phase, and then we are further moving towards the different aspect of the program of this course, and that is basically how we break down the game, how we break down the things. अगर ब्रेकडाउन से आप लोग क्या समझ रहे होंगे अभी, आप मुझे बता सकते हैं कोई इसके बारे में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रेकडाउन? Some means Sam Niloypal from NNIP. Some means breaking down means like simplify it or make it easy to understand, maybe. Yeah, good, very good.
ठीक है, तो हम इसमें अब ब्रेकिंग डाउन में हम लोग कर क्या रहे हैं कि इसको बेसिक, इसमें हमने टर्मिनोलॉजी के बारे में जाना और उसके सिंबल्स के बारे में जाना, और इसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, अटैक कैसे होता है, डिफेंस कैसे किया जाता है, यानी हम ब्रॉडर सेंस में जा रहे हैं। यहाँ से फिर हमारा नेक्स्ट एस्पेक्ट में हम लोग जंप करेंगे, दैट इज वी कॉल्ड रूल्स। तो ब्रेकिंग डाउन इज द नेक्स्ट लेवल टू द इंट्रोडक्शन टू द हैंडबॉल। ये नेक्स्ट लेवल है जो हम लोगों ने कल फिनिश किया था। तो इन दिस वी स्टार्ट विद द मिनी हैंडबॉल। तो अगर इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है मिनी हैंडबॉल। देखिए, आपको गेम शुरू करना है, आपको गेम पॉपुलराइज करना है, उसको डेवलप करना है, और अगर हमें अपना स्टैंडर्ड एक वर्ल्ड लेवल पर शो करना है, देन वी मस्ट वर्क ऑन द ग्रासरूट लेवल। एंड फ्रॉम वेयर दिस ग्रासरूट लेवल स्टार्ट, फ्रॉम द मिनी हैंडबॉल। तो ये जो सिंप्लीफाइड रूल्स हैं, ये दिस इज रूल्स। इसके बाद भी यू कैन चेंज, आफ्टरवर्ड्स यू कैन ऑल्सो चेंज। ऐसा नहीं है कि आपने इसके बाद अब और कुछ चेंज नहीं कर सकते। अब इसमें होता है क्या, अ टीम कंसिस्ट ऑफ 4 कोर्ट प्लेयर्स एंड अ गोलकीपर 4+1। ये एक रूल है, पर आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं। इसमें आप जेंडर नहीं देखेंगे, यू आर नेवर दिस लाइक सिर्फ मेल खेलेंगे या बॉयज खेलेंगे या गर्ल्स खेलेंगी, नहीं। इसमें बॉयज भी खेल सकते हैं, गर्ल्स भी खेल सकते हैं, एनी एज ग्रुप खेल सकता है। इसमें ये नहीं हाइट ज्यादा है वो भी खेल सकता है, हाइट कम है वो भी खेल सकता है, जिसका वेट ज्यादा है वो भी खेल सकता है, मतलब सब लोग इसमें खेल सकते हैं। और बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो बॉल होती है वो सॉफ्ट होनी चाहिए, जिससे बच्चे उसे एंजॉय कर सकें। और उसमें क्या होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी मस्ट कंसीडर इन मिनी हैंडबॉल, दैट कॉन्टैक्ट अवॉइडिंग variation of handball. Yani like if somebody just touches the person opponent, then we just give directly a foul. Ball position is change. जैसे किसी ने टच किया, आपको उसी समय चेंज कर देना है। देन अगर हम इसमें ब्रॉडर एस्पेक्ट में जाते हैं, तो नेक्स्ट क्या होता है, प्लेड ऑन अ स्मॉलर कोर्ट। मिनी हैंडबॉल इज बेसिकली अ फास्ट, ये बहुत फास्ट होता है, मूविंग ट्रांजिशन क्विकली बिटवीन ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव फेजेस। मतलब बच्चों में क्या होता है, बच्चे बहुत क्विक होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं, वो जल्दी जल्दी खेलना चाहते हैं। तो उसमें जो ट्रांजिशन होता है अटैक टू डिफेंस बहुत जल्दी जल्दी होता है। ऐसा नहीं कि वो बॉल एक रिटेन करके अपने पास 7 रोटेशन 5 रोटेशन के बाद वो स्कोर करेंगे। तो दे वांट टू एंजॉय द गेम, तो इसलिए बहुत क्विक ट्रांजिशन होते हैं। अब एज अ प्लेयर डेवलप थ्रू प्यूबर्टी, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, then we move towards the 4+2 5+1। यानी ये डेवलपमेंटल फेज है। we start with the 4+1, then we move towards the 5+1+, and then gradually we introduce the 6+1 construct of the sport. Gradually we just increasing the level, degree of difficulty. Not like first of all we teach them how to play with in the condition like 4+1, then in condition like we are just giving the condition of 5+1, and then we are giving the real environment that we call the 6+1. So what are certain factors that we consider? Height, physical strength, jumping ability, speed, mental toughness and arm strength will guide them towards the position on the court. तो अब ऑटोमेटिक क्या होता है, वहां से धीरे धीरे जब उनके पास हाइट है, फिजिकल स्ट्रेंथ आ जाती है, तो वो अपनी पोजीशन खुद ढूंढने लगते हैं, और उसके बाद ही हमें जाना चाहिए। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस आई एम जस्ट गिविंग यू वन प्रिंसिपल, ऑलवेज फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। हमेशा वी हैव टू फॉलो द प्रिंसिपल, दिस इज वी कॉल्ड अ जनरल टू स्पेसिफिक। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, आप में से कोई पूछेगा व्हाट इज जनरल टू स्पेसिफिक। अगर सिंपल सी बात आती है कि जनरल हमेशा स्टार्ट करनी चाहिए ट्रेनिंग, एंड देन वे मूव टूवर्ड्स द स्पेसिफिक पार्ट। अब होता है क्या है कि जैसे कोई बच्चा आता है, फर्स्ट डे आता है, उसको तुरंत बॉल दे देते हैं, चलो जंप शूट हाई करेंगे, जंप शूट हाई करेंगे, और 3 स्टेप स्टार्ट हो जाता है। बच्चा उसी समय वो गेम छोड़ देगा। उसको रूल्स नहीं पसंद आते, बच्चों को रूल्स पसंद नहीं आते, उनको खेलना पसंद आता है, वो एंजॉय करना चाहते हैं, गेम को एंजॉय करते हैं। उनको आप रूल्स और रेगुलेशन में बाउंड मत करें।
जब तक कि वो एक मैच्योरिटी लेवल पे नहीं आ जाते, जब तक उसको एंजॉय नहीं करने लगते, वो ऑटोमेटिक उसको सीखने लगेंगे. So before that, I just focusing on the general training, then we move towards the specific training. So what happened there? Here the universal development takes place. Universal development, how we can say they are developing their like speed, they are developing their strength, they are developing their coordinative abilities also as well. उनका coordination भी improve होता है. अगर आप सीधे focus करेंगे स्पेसिफिक ट्रेनिंग में तो उनका कोऑर्डिनेशन एबिलिटी कभी भी इंप्रूव नहीं होगा. तो वी मस्ट फोकस ऑन द जनरल ट्रेनिंग फर्स्ट, देन वी मूव टुवर्ड्स द स्पेसिफिक ट्रेनिंग. हम लोग स्पेसिफिक ट्रेनिंग में बाद में मूव करते हैं. तो ये इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. तो हमेशा इस पर हमें फोकस करना चाहिए. नेवर स्टार्ट द स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग इन द अर्ली स्टेज. अर्ली स्टेज में स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग बहुत खतरनाक होती है. बच्चों का शरीर डेवलप नहीं होता उस समय, और उस कंडीशंस में वो प्रॉब्लम्स चालू होती है. तो इसलिए हमेशा हमें इन बातों को समझना है कि हमें जनरल टू स्पेसिफिक प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए. यू ऑलवेज फॉलो द जनरल टू स्पेसिफिक प्रिंसिपल. देन वी मूव टुवर्ड्स द सेकेंड एस्पेक्ट. आप अगर इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर एक और है जो मैं अभी बात कर रहा था. यहाँ थोड़ा सा ये आप देखेंगे, इसमें अगर देख रहे हैं आप, बेसिकली जो गेम है इसको 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है. तो नंबर 1 इज पोजिशनल अटैक, नंबर 2 इज ट्रांजिशनल डिफेंस, पोजिशनल डिफेंस एंड ट्रांजिशनल ऑफेंस. तो दिस इज अ वन ग्राफिक. दिस ग्राफिक जस्ट शोज हाउ द गेम टेक्स प्लेस. So if we start with the first in the positional attack, like this is first, and then we move towards the after losing the ball, when the player just losing the ball and that team just move back for the defense. अभी भी वो डिफेंस के लिए जा रही है, देखिए पहुंची नहीं है. That time between attack and the defense, there is some time, and this time is called a transition phase. This time is called a transition phase. And then afterwards, when the team reaches to his original position, अपनी original position पर वो पहुंच जाते हैं, then we call a positional defense. And when the team gaining the ball possession again, then what happens? Then the transition offense starts. Now what happens? The same scenario takes place here. Suppose team A is here, we are going to attack here, and team B is just going back to defense. Now team B is going in this direction, and team A is now quick retreating, quick back, and team A is just trying to do the same thing, fast break, quick fast break. So here is the whole picture of the how the game is played. This is a total story. This graph tells each and everything about the broader aspect of the handball, how the whole handball is played. So here is basically a 4 aspects. So here we apply a lot of technique, here we apply a lot of tactics, here we apply each and every abilities, capabilities, physical fitness, everything just comes under this. इसके बाहर अब कुछ भी नहीं है, everything. So that's why I'm just अब आपके मन में बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे what is the meaning of this topic? ये टॉपिक बोलना क्या चाह रहा था? Now you can understand how the handball game we can break. हम लोग किस तरीके से ये अपने हैंडबॉल गेम को ब्रेक कर सकते हैं, किस तरीके से. हमारे में अगर ब्रॉडर सेंस में देखते हैं तो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द ऑफेंस एंड डिफेंस. सब लोग ऑफेंस एंड डिफेंस के बात करते हैं, पर व्हाट अबाउट द ट्रांजिशन डिफेंस, व्हाट अबाउट द ट्रांजिशन ऑफेंस? These are the 4 phases that breaks our game. So like first is mini handball, that we already covered that thing. So then afterwards we just move towards this is the example for mini handball.
एक छोटा सा मैंने यहाँ पर आप ग्राफ देख सकते हैं, इज इट विजिबल? जो आप ग्राफ देख रहे हैं, तो ये इसमें ये नहीं बाउंड नहीं करना है हमें। मिनी हैंडबॉल में वी नेवर बाउंड आवर प्लेयर टू प्ले हियर ओनली। हमें यहाँ नहीं खिलाना है, हमें ये नहीं करते रहना है कि प्लेयर सिर्फ यहाँ पर यहीं खेलेंगे, ये नहीं, ये जरूरी नहीं है। प्लेयर्स को खेलने दीजिए जहां भी। देखिए अभी कौन सा ये सिचुएशन खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग अ मैन टू मैन। आप देखिए अभी वो लोग मैन टू मैन गेम खेल रहे हैं, वो मैन टू मैन है, यानी उनको एंजॉय करने दीजिए। 4+1 अभी उनको खेलने दीजिए, जिससे कि वो धीरे धीरे उनका कैचिंग, उनका पासिंग एबिलिटीज, उनकी जंपिंग एबिलिटीज, उनका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, आई हैंड कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो सके, फिर दे कैन बिकम अ गुड प्लेयर। नाउ व्हाट इज पोजिशनल अटैक? अगर जो अभी हम बात कर रहे थे व्हाट इज, इसमें अगर बात करते हैं तो बेसिकली इन पोजिशनल अटैक व्हाट हैपन, अगर इसमें देखें तो देयर इज अ फॉरवर्ड प्लेयर्स एंड द बैकवर्ड प्लेयर्स, इसके अलावा है ही नहीं कोई। सिर्फ दो तरीके के हम ब्रॉडर सेंस में देखें, फॉरवर्ड प्लेयर्स एंड बैकवर्ड प्लेयर्स। फर्दर वी डिवाइड द फॉरवर्ड प्लेयर इनटू सेंटर बैक, लेफ्ट बैक, राइट बैक, उनकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग वी डिवाइड। जिसके पास जंपिंग एबिलिटी इज हैविंग अ गुड शूटिंग एबिलिटीज, प्ले मेकर हैविंग अ गुड माइंड सेटअप, गुड ओरिएंटेशन एबिलिटी, जिसके पास अच्छी ओरिएंटेशन एबिलिटी है, अच्छे से पूरे ग्राउंड को देख सकता है, दैट बिकम अ गुड प्ले मेकर। तो दिस इज वी कॉल्ड अ फॉरवर्ड प्लेयर। एंड द बैक प्लेयर, हु इज द बैक प्लेयर बेसिकली in the forward line of players, then and one pivot player क्या करेगा, two wings that position themselves in the corner। तो वो जो wing players हैं इनको हम लोग line players भी बोलते हैं। इसको जो हमारे जो बेसिकली अगर देखेंगे, जो सर्कल प्लेयर्स होते हैं जो फॉरवर्ड लाइन में रहते हैं, जो फॉरवर्ड सबसे आगे जाते हैं, तो उनको हम लोग बेसिकली लाइन प्लेयर्स भी कहते हैं और सर्कल रनर्स भी कहते हैं। और इसमें पोजीशन की अगर हम बात करेंगे तो उसमें पोजीशन क्या आ जाती है, 5, 6 एंड 7। तो 5, 6, 7 हमारे बेसिकली फॉरवर्ड लाइन प्लेयर्स होते हैं, जिन्हें सर्कल प्लेयर्स और लाइन प्लेयर्स बोला जाता है। और जो हमारे बैककोर्ट प्लेयर्स होते हैं, जो बैक साइड में जो पोजीशन लेते हैं, दैट इज वी कॉल्ड अ बैककोर्ट प्लेयर। तो सेंटर बैक, लेफ्ट बैक एंड राइट बैक। तो इसमें बेसिकली अगर देखें तो हम इस पूरे को देखते हैं, तो अगर हम फुल कोर्ट को डिवाइड कर सकते हैं, होल कोर्ट अगर जो हमारा जो है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो इस तरीके से 3-3 ऑफेंसिव जो मोस्ट पॉपुलर इन द वर्ल्ड, ये यूज करते हैं। तो अब यहाँ पर आपको और थोड़ा सा क्लियर होगा, ये आप इसको देखिए पिक्चर को। तो ये हमारे जो प्लेयर्स हैं, दीज आर द फॉरवर्ड प्लेयर्स, ये हमारे फॉरवर्ड प्लेयर्स थे। तो जो ये इनकी जो अगर हम पोजिशनिंग की बात करते हैं, तो देखिए अगर ये हम अभी बात कर रहे थे, तो इसीलिए इसको 3-3 बोलते हैं। व्हाई वी कॉल 3-3? 3 फॉरवर्ड प्लेयर एंड 3 बैक प्लेयर। That's why we are just calling this forward and back player. That is why it is called a 3-3 offensive formation. ये सबसे ज्यादा वर्ल्ड में यूज की जाती है। ये जो बेसिकली जो टीम टैक्टिक्स है, ये सबसे ज्यादा यूज की जाती है। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो वी डिवाइड द पोजीशन। हम इसमें यहाँ पर पोजीशन को अकॉर्डिंग टू देयर ड्यूटीज, एवरी प्लेयर हैविंग डिफरेंट ड्यूटीज, तो उसके अकॉर्डिंग हम इनकी पोजीशनिंग को हम डिवाइड करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हम इस पोजीशन पर जो हमारा जो प्लेयर खेल रहा होता है, तो हम इसको यहाँ पर इसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? आप में से कोई बोलेगा ये पोजीशन क्या, कौन सी पोजीशन है? नंबर, पोजीशन नंबर, व्हाट इज द पोजीशन नंबर? 7 नंबर पोजीशन। OWD 5 सर। 5, हाँ गुड। 5 sir 5 एंड दिस इज 7। 7 दिस इज 5 7 3 6 सर। और दिस 3 and this is अच्छा सर 2 this one 4 sir 4 अब होता क्या है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये यहाँ तक की पोजीशन को कवर कर रहे होते हैं। आपको मैं और थोड़ा मैं डीप में नहीं जाना चाह रहा हूँ, पर आप देखिए थोड़ा सा,
तो ये पोजीशन होती है। फिर और भी फर्दर इसमें 7, 8 भी होती है जब टैक्टिकल सिचुएशंस होती है, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो बेसिकली ये हमारी पोजीशन होती है, इस पोजीशन के अकॉर्डिंग ये हम लोग पोजिशनल अटैक करते हैं। नाउ अब होता है ट्रांजिशन डिफेंस। तो हमारा यहाँ पर बात हो रही थी ट्रांजिशन डिफेंस में। ये ट्रांजिशन डिफेंस में जो मेन बात होती है वो क्या होती है कि जब प्लेयर वापस आ रहा होता है, यानी डिफेंस में वो रिट्रीट कर रहा होता है, व्हेन द अटैकिंग जो प्लेयर व्हेन ही लूजेस द बॉल, व्हेन द टीम लूजेस द बॉल, एट द सेम टाइम दैट टीम बिकम अ डिफेंसिव टीम एंड प्लेयर्स ऑफ दैट टीम, डिफेंडर्स जस्ट ट्राइंग टू क्विक रिट्रीट to getting his original basic position. That particular phase, that particular time, that phase we called a transition defense. अब उसमें क्या उनका कोशिश क्या करते हैं, बहुत उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, विद सेवरल ऑब्जेक्टिव, वो रिटर्न बैक कर रहे होते हैं विद फोर्सिंग टर्नओवर, कोशिश करते हैं अगेन ट्राई टू गेट बैक द बॉल, टेक्निकल मिस्टेक, प्रिवेंटिंग इजी स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज, यानी अपोनेंट से वो टेक्निकल मिस्टेक करवाने की कोशिश करते हैं सो दैट दे कैन गेट द बॉल पोजीशन, उनको इजी स्कोर करने के चांस ना मिले, एंड ऑर्गेनाइजिंग इनटू अ कोहेसिव डिफेंसिव यूनिट। तो इस इन बिटवीन अगर हम देखें, इन बिटवीन दे आर ट्राइंग लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें वो कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं सर नीचे किया और भाग के अपनी पोजीशन पे भाग जा रहे हैं। तो इन बिटवीन देयर आर सेवरल ऑब्जेक्टिव्स दैट दे हैव टू डू। देन पोजीशनल डिफेंस, अभी हम इस पे बात करेंगे। जैसे पोजीशनल डिफेंस, जब ये सेम टीम व्हेन दे रिटर्न बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, देन वी कॉल अ पोजीशनल डिफेंस। अब इसमें क्या होता है, फर्दर वी डिवाइड इनटू पोजीशनल डिफेंस इनटू मैन टू मैन डिफेंस, जोन डिफेंस एंड कंबाइंड डिफेंस। अब मैन टू मैन डिफेंस में क्या होता है, अगर हम पोजीशनल डिफेंस की बात करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन वी डू द मैन टू मैन डिफेंस ऑन ओन कोर्ट, ऑन सेंटर ऑफ द कोर्ट, ऑन अपोनेंट ऑफ द कोर्ट। ये देखिए 3 तरह के मैन टू मैन डिफेंस होते हैं। मैन टू मैन में भी अलग अलग डिफेंस होता है, ओन कोर्ट, अपोनेंट कोर्ट एंड मिड ऑफ द कोर्ट। तो डिपेंड करता है कि हम किस सिचुएशन में हमें करना है। मे बी वी हैव अ लास्ट मिनट, वो सिचुएशनल है, तो ये टैक्टिक्स की पार्ट होती है। या स्टार्टिंग ऑफ द बिगनिंग ऑफ द मैच है, क्या हम होल कोर्ट कवर करना चाहते हैं या हाफ जो मिड कोर्ट है उसको करना चाहते हैं या ओन कोर्ट करना चाहते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन द पर्टिकुलर सिचुएशन ऑन दैट टीम इज प्लेइंग, वो किस सिचुएशन में टीम खेल रही है एंड व्हेन टू अप्लाई दैट मैन टू मैन डिफेंस। फिर क्या होता है, जोन डिफेंस, द टीम द प्लेयर्स डूइंग देयर ड्यूटी इन द पर्टिकुलर जोन, देन वी कॉल द जोन डिफेंस। अब जोन डिफेंस क्या होता है, अगर आपको हम यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा दिखा देते हैं। तो इसमें जो ये आप देख रहे हैं, एक यहाँ सारे प्लेयर्स की एक सर्टेन जोन्स हैं, देयर इज इक्वल जोन। आप देखिएगा ये जो प्लेयर्स हैं ये अपने अपने जोन्स में खेल रहे हैं। ये हर प्लेयर्स का अपना एक जोन है बना हुआ, ही देखिए ये पूरा इसका एक जोन है। तो अगर आप यहाँ प्लेयर्स को देखेंगे, व्हेन दे आर वर्किंग ऑन दिस ऑन देयर पर्टिकुलर जोन, व्हेन दे आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज in their particular zone, then we called a zone defense. The example of the zone defense is basically like 6-0 defense. अभी हम इसके बारे में जैसे बात कर रहे थे कि ये 6-0 जो डिफेंस है ये अगेन यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें अगर देखेंगे तो ब्रॉडर सेंस में there is basically outside defenders, ये आप देखेंगे these are outside defenders, these are half defenders and these are inside defenders. Further we divide into outside right defender, outside left defender, half left, half right, and then inside left and inside right. Like that we can. But in broader sense, there are basically 3 types of defender. अगर हम पोजिशनल अटैक में जब बात कर रहे थे तब क्या था, फॉरवर्ड एंड अटैक।
फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड अटैकर्स थे। इसमें कितने हैं हमारे, अगर ब्रॉडर सेंस में देखें तो लाइक आउटसाइड डिफेंडर्स, हाफ डिफेंडर्स एंड इनसाइड डिफेंडर्स। So basically we must understand this thing, like we have to begin the count with 1 2 3 and 1 2 3 beginning with the outside defender। तो हम लोग यहाँ पर यूज क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल सिस्टम यूज कर रहे होते हैं। अब इससे फायदा क्या होता है, ये हम थोड़ा टैक्टिक्स में जब बात करेंगे, जब डिफेंसिव टैक्टिक्स पे आएंगे तब हम लोग उस पर बात करेंगे। आप में से शायद कुछ लोग जानते होंगे 1 2 3 का क्या वैल्यू क्या है। जब पोजीशन चेंज करते हैं ना क्विक प्लेयर, तब इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये हमें हमेशा याद रहता है जब व्हेन वी आर यूजिंग 1 2 3 1 2 3 कॉन्सेप्ट फ्रॉम दिस साइड। तो इससे पता रहेगा कि व्हेन दिस प्लेयर मूविंग, व्हेन दिस प्लेयर हैव टू मूव, हाउ सम, अगर यहाँ पर जैसे प्लेयर अगर ये है, ये प्लेयर रन कर रहा है तो इसको कहाँ जाना है, ये प्लेयर कहाँ जाएगा। तो दिस प्लेयर, आप में से शायद कुछ हो सकता हो कंफ्यूज हो रहे हो ये 1 2 3 1 2 3 क्या चीज है। तो ये दिस इज अ इजी न्यूमेरिकल सिस्टम सो दैट टीम्स कैन डिफेंड द अपोनेंट। ये इसका अल्टीमेटली एम होता है। देन अगर हम इसमें बात करते हैं, द थर्ड वन इज द कंबाइंड डिफेंस। अब कंबाइंड डिफेंस क्या होता है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मैन टू मैन एंड जोन डिफेंस। अब अपोनेंट की जो टीम है उसमें बहुत अच्छा एक लेफ्ट बैक आ जाता है, ठीक है, या बहुत अच्छा उनका सेंटर बैक है फॉर एग्जांपल, ये सारे स्कोर्स क्रिएट करवा रहा है, पासिंग बहुत अच्छी दे रहा है, बहुत ही अच्छा क्लासिक प्ले मेकर है। लाइक बेसिकली अ सेंटर बैक इज अ ब्रेन ऑफ द टीम, इसको ब्रेन ऑफ द टीम भी बोला जाता है। इट इज अ बेसिकली अ प्ले मेकर। अब होता क्या है कि अब आपको लगता है कि यार ये बहुत हमारी टीम को डिस्ट्रक्ट कर रहा है, तो यू जस्ट सेंड वन ऑफ योर डिफेंसिव प्लेयर हियर like a man to man. So here this we call the combined defense. Some of the players just performing their duties in their zone, and one or two players just go to perform their duties to mark the opponent team player। आपको याद होगा मैंने हम लोग टर्मिनोलॉजी में यूज कर रहे थे मार्किंग। तो हियर ही one of the player go for mark the particular player, so then this become a combined defense। and this is, अगर इसका हम बोले तो इसको हम बोलेंगे क्या, 5 0 plus 1, 5 0 plus 1, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, we just say 5 0 plus 1। और अगर दो प्लेयर अगर चले जाते हैं, ये वाला भी प्लेयर ऊपर चला जाता है टू मार्क वन मोर प्लेयर, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कंबाइंड डिफेंस 4 0 plus 2। ठीक है। तो दिस इज द बेसिकली डिफेंसिव सिस्टम यूज्ड बाय द टीम। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। अब होता क्या है, अगर हम डिफेंस की अगर इस तरीके से हम बात करें, द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द डिफेंस इज टू विन द बॉल। देखिए कोई भी चीज कर रहा है प्लेयर का डिफेंस करने का, वहां पर खड़ा नहीं रहना है। और मैक्सिमम लोग क्या सोचते हैं, मैक्सिमम लोगों का क्या रहता है, दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट द फर्स्ट प्रायोरिटी टू टेक द रेस्ट। भाई होता है कि नहीं होता है, बहुत सारे लोग तो डिफेंस में चलो यार अटैक करेंगे जोर से और फिर जाके डिफेंस करेंगे आराम से, डिफेंस में रेस्ट कर लेंगे और अपनी एनर्जी गेन करेंगे, सिर्फ फोकस ऑन द गोल। बट दिस इज नॉट लाइक दैट। डिफेंस इज इक्वली इंपॉर्टेंट लाइक द अटैक, और मोर इम्पोर्टेंट देन अटैक। मेरे लिए तो सबसे ज्यादा हम इस पे ज्यादा फोकस करते हैं। अगर आप डिफेंस अच्छा करेंगे तो ऑटोमेटिक यू विन द मैच मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अब यहाँ पर क्या है, टू विन द बॉल। अब होता क्या है कि अब सबसे ज्यादा फोकस किस पे करते हैं, वनरेबल इन द मिडिल पार्ट। अब अगर आप यहाँ देखिए तो ये अगर ये सिचुएशन आप देखेंगे यहाँ, ये देखिए वनरेबल सिचुएशन इन द मिडिल का मतलब क्या होता है, ये सिचुएशन होती है, ये अगर ये प्राइम पोजीशन मानी जाती है। देखिए आप यहां से इसको देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होता है। इस एरिया को आपको प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि सबसे ज्यादा ये वनरेबल होता है। यहाँ से ही सारी टीम का मेजर एम होता है टू स्कोर द गोल।
दिस इज वी कॉल अ वनरेबल एरिया ऑफ द मिडिल। ये वनरेबल एरिया होता है क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा गोल के एंगल्स मिलते हैं, प्लेयर्स गेट द मोर चांस टू स्कोर बिकॉज वाइडर एंगल इज हियर, ज्यादा से ज्यादा एंगल मिल जाता है प्लेयर्स को। इसलिए प्लेयर्स जो मैक्सिमम, जो वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव प्लेयर्स होते हैं, दे स्टैंड हियर लाइक ए वॉल। उनका मेजर एस्पेक्ट होता है, देखिए आप समझिए, अगर आपने मैक्सिमम टाइम ये वाला पार्ट रोक लिया, ये वाला पार्ट को अपने कंट्रोल कर लिया, तो बहुत रेयर चांस है अगर आपको यहाँ से कोई बहुत अच्छा विंगर होगा तभी वो आउटस्टैंडिंग गोल कर पाएगा। Ultimately, they are trying, playmaker tried to pass the ball to PP, back players have tried to pass the ball to give the ball to PP, and the right back also tries to pass, give the ball to the PP only. उनका ultimately aim यही होता है, और they try to go for the through shot, through shots के लिए कोशिश करते हैं क्योंकि they having a wide range of angle, बहुत बड़ा एंगल मिल रहा होता है, and they have a wide variety of shots. बैक प्लेयर्स के पास बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं तो वो यूज कर रहे होते हैं, पर यहाँ इनके पास क्या होता है, वेरी लेस एंगल फॉर द विंगर। अगर आपने यहाँ कंस्ट्रिक्ट कर दिया है तो क्या होगा, मैक्सिमम टाइम गोलकीपर इज एबल टू सेव द बॉल, गोलकीपर इज द लास्ट डिफेंस ऑफ द टीम, पर उसको तभी लास्ट डिफेंस करने को मिलेगा व्हेन द डिफेंसिव प्लेयर आर डूइंग देयर ड्यूटी। इफ डिफेंसिव प्लेयर डूइंग नथिंग देन गोलकीपर इज नॉट एबल टू परफॉर्म देयर ड्यूटी ऑल्सो। ये एक सिंपल सा फंडा होता है, तो इसको हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर बात आती है तो दिस इज अ वनरेबल एरिया और इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए विद द बेस्ट डिफेंसिव प्लेयर। तो यही चीज थी, ये बात इसमें यही पूरी बोली हुई है। अब इसमें होता क्या है कि जो पोजिशनल डिफेंस करते हैं तो उनका कुछ प्रिवेंट करना है टू अटैक फ्रॉम गेनिंग पोजीशन। वो अच्छी पोजीशन में जाने नहीं देना। क्या पीपी को आप अपनी अच्छी पोजीशन लेने देंगे? कभी भी कोई डिफेंसिव टीम नहीं होने देगी। पीपी अच्छे से अपनी पोजीशन ले ले, अगर वो लेगा तो पक्का वो शॉट मारेगा। अगर वो बेटर पोजीशन में आएगा उसको प्ले मेकर या लेफ्ट बैक या राइट बैक पास करेंगे। टेम्पोरल स्पेशियल यानी उसकी क्या स्पेस क्या है, उसको क्या आप स्पेस देंगे अटैकिंग प्लेयर्स को? बिल्कुल नहीं। न्यूमेरिकल एडवांटेज होने देंगे। न्यूमेरिकल एडवांटेज क्या हो जाता है, व्हेन द टीम स्टार्ट प्लेइंग द वेव, प्रेशर वेव में जब चल रहे थे पिस्टन मूवमेंट में, तो होता क्या है कि इफ द बॉल स्टार्ट फ्रॉम द पोजीशन नंबर 7 देन मूव टुवर्ड्स द 4 देन मूव टुवर्ड्स 3 देन मूव टुवर्ड्स द 2 and then 5, what happened in between, the defense just constrict to somewhere और कहीं ना कहीं वो रुकते हैं, they combine somewhere and ultimately 5 or maybe 2 gets the open space and then go for the shooting. And how did this happen? We call this a numerical advantage created by the attacking team by using the piston movement। और अगर हम अपने यहाँ बात करते हैं तो वेव के थ्रू कोशिश करते हैं, तो ये इसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं टू डिनाई देम एक्सेस टू द स्पेसेस ऑफ ग्रेट वैल्यू। जहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेट वैल्यू की स्पेस, जो हम लोग बात कर रहे थे अभी, जो उस पे वो कोशिश करते हैं। एंड टू फोर्स लो परसेंटेज शॉट। देखिए जो स्मार्ट टीम होती है, जो स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं, उनको मालूम है किस प्लेयर से शूटिंग करवानी है और किस प्लेयर्स को शूटिंग करने से रोकना है। वो जानते हैं, जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं उनको मालूम है कि कौन सा प्लेयर उनका वीक है और कहाँ से अगर वो शूटिंग करेगा तो हमें उससे फायदा मिलेगा और आवर गोलकीपर कैन डिफेंड द बॉल। ये बहुत सारी चीजें होती हैं, हम लोग अपने प्लेयर्स को भी बताते हैं कि उस टीम में कौन सा प्लेयर वीक है, उसको शूट करने दो, आवर गोलकीपर इज एबल टू सेव द बॉल। तो ये भी वो कोशिश करते हैं, ये भी स्मार्ट प्ले होता है। लोग उनको फोर्स करते हैं कि जहां से गलती कर सकें। लाइक अगर नैरो एंगल से शूटिंग करने की कोशिश, जानबूझ के नैरो एंगल में भेजा जाता है। अभी मैंने आपको बताया था ना इस डायग्राम में कि देखिए अगर आप इस जगह से शूटिंग करने को देंगे तो वो गलती करेगा, मैक्सिमम चांस नहीं है। पर अगर यहाँ से आप उसको स्कोर करने देंगे तो शूटिंग कन्वर्जन रेट इज वेरी हाई और शूटिंग परसेंटेज जो कन्वर्जन रेट इज वेरी लेस फ्रॉम हियर, फ्रॉम विंग साइड, तो बहुत कम होता है। तो ये इसमें यूज करते हैं। टेक्निकल एरर्स करने की कोशिश की जाती है, वो टेक्निकल एरर्स करें, रॉन्ग पासेस दें, पासिंग एरर्स करें, कैचिंग एरर्स करें, प्रेशर क्रिएट कर दें, and then they try for the turnover. So turnover to regain the ball, intercept the ball and then go for the fast break. तो उसको कैसे वो quickly capitalize कर सकते हैं by going the fast break immediately when getting the ball possession. So this is we called transition offense. Forward players, backcourt players generally maintain unit cohesion in their advance of the court as these groups move from simple to extended to complete
फास्ट ब्रेक। अगर आप यहाँ देखेंगे कि अभी ट्रांजिशन ऑफेंस की जब बात करते हैं, ये हमारा जो फोर्थ पॉइंट था, जो फोर्थ पॉइंट पर हम लोग जब बात कर रहे थे, फॉरवर्ड प्लेयर्स जो होते हैं, जो बेसिकली जो बैक कोर्ट प्लेयर्स जो होते हैं, उनके जो आगे जाके जो खेलते हैं, जैसे लाइन प्लेयर्स, जो सर्कल प्लेयर्स कहते हैं, वो जल्दी से अपने आपस में टीम कोहेसिवनेस बनाते हैं। टीम कोहेसिवनेस क्या होता है? यानी आपस में एक दूसरे को समझना। लाइक हमें उसने इशारा किया, when we get the eye contact and suddenly that player gets the ball, और उसके बाद they move further for complete the fast break। देखिए, अगर गोलकीपर या बैक प्लेयर, दैट मीन्स प्ले मेकर, अगर प्ले मेकर बॉल पास नहीं करेगा विंगर्स के लिए, तो विंगर्स कभी भी फास्ट ब्रेक अटैक नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले दिस थिंग इज रिक्वायर्ड, कोहेजन। टीम में एक दूसरे के प्रति समझदारी चाहिए, एक दूसरे को समझने वाले लोग चाहिए, टीम कोहेजन बोलते हैं। हम तभी ये चीज यूज कर सकते हैं। एंड दिस इज बेसिकली अ कोऑपरेशन, coordination, we can just say basically this is a cooperation and coordination between the backcourt players and then the forward player. Then afterwards, in a group, that team is able to convert this transition offense into a successful, complete goal scoring opportunity that we call a fast break. तभी वो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में फास्ट ब्रेक कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज द होल स्टोरी ऑफ दिस ट्रांजिशन ऑफेंस। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं, तो लाइक आपको ये क्लियरिटी के लिए कि अगर हम इसको 4 फेजेस में करते हैं, तो दिस इज पोजिशनल अटैक, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे बेसिकली फॉरवर्ड प्लेयर्स एंड द बैक कोर्ट प्लेयर्स। देन इन द ट्रांजिशन डिफेंस, in this quick retreat done by the defensive team after losing the ball possession, and then the same team just get back to their original position in the basic position. Then we call a defensive phase, that is our third phase. And then again, when the team gets the ball possession or by intercepting the ball, then the same team is going for the attack. This phase is called a transition offense. This is our fourth one. They just try to convert the just grab that particular opportunity to score the goal, because in the meantime what happened, this team is not able to regain their original position. So here all the story is there. So first is we covered this mini handball in this, and these 4 phases of the handball. These are the basically, if we just talk about, so this is what we call a 4 phases of handball. We basically divide the game, we just break down the game into this. So I hope this is clear to all. In between we are just covering most of the things. We are doing techniques, we are performing tactics in each and everything in these 4 phases only. So anything, any questions? कोई क्वेश्चन पूछ